जय हिंद दोस्तों, स्टडी टेक में आपका स्वागत है। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। मान लीजिए हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद 100 पन्नों की एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट तैयार की गई है। हाँ, और जिसके सारे आंकड़े एकदम सटीक हो और भाषा भी बेहतरीन हो। बिल्कुल। और फिर उस पूरी फाइल को एक बढ़िया सी स्पाइरल बाइंडिंग के लिए भेजा जाता है। लेकिन जब वो डेस्क पर वापस आती है ना, तो उसे देखकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। अरे बाप रे, मैं समझ सकती हूँ आप किस तबाही की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब हर पन्ने का बायां हिस्सा जहां से वो बाइंडिंग हुई है, वहां के शब्द उन प्लास्टिक के छल्लों के नीचे दबकर पूरी तरह कट चुके हैं। अब उस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए हर पन्ने को जबरदस्ती खींचना पड़ रहा है। सारी की सारी मेहनत बर्बाद। एकदम बर्बाद। और ये पूरी तबाही सिर्फ एक छोटे से पेज मार्जिन को ना समझने की वजह से हुई। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय ना अक्सर एमएस वर्ड को सिर्फ टाइपिंग का एक साधारण टूल मान लिया जाता है। ना चाहते हैं कि कीबोर्ड पर उंगलियां कितनी तेजी से चलती हैं। हाँ, टाइपिंग स्पीड ही सब कुछ है, ऐसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन असलियत ये है कि कोई भी टाइपिंग स्पीड ये साबित नहीं कर सकती कि जानकारी को एक साफ सुथरे, प्रोफेशनल और व्यवस्थित ढांचे में पेश करने की समझ है या नहीं। एमएस वर्ड कोई साधारण टाइपराइटर तो है नहीं। सही बात है। ये आज के आधुनिक ऑफिस कल्चर में संवाद करने का मतलब कम्युनिकेशन का एक पूरा बुनियादी ढांचा है। बाइंडिंग वाली वो दुर्घटना इसी बात का सबूत है कि सॉफ्टवेयर को सिर्फ इस्तेमाल करना काफी नहीं है, उसके पीछे के विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा मतलब इस डीप डाइव में एमएस वर्ड को एक कोरे कागज की तरह देखने के बजाय एक डिजिटल कैनवस की तरह देखा जा सकता है ना? एकदम सटीक एनालॉजी है। जैसे एक चित्रकार के पास अपना कैनवस होता है और उसके हर ब्रश, हर रंग का एक खास मकसद होता है। वर्ड में भी हर टूल उसी ब्रश की तरह है। तो चलिए इस डिजिटल कैनवस पर अपना पहला स्ट्रोक लगाते हैं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं। कैनवस पर कुछ भी बनाने से पहले उसे खोलने का सबसे तेज तरीका क्या है? मतलब बिना माउस को हाथ लगाए अगर सीधे कीबोर्ड से शुरुआत करनी हो तो? देखिए, काम में असली रफ्तार तब आती है जब माउस पर निर्भरता कम हो जाए। इसे खोलने का सबसे तेज और सटीक तरीका रन कमांड का इस्तेमाल करना है। अच्छा, वो विंडोज वाली कमांड। हाँ, कीबोर्ड पर विंडोज की के साथ आर बटन दबाने से जो छोटी सी विंडो खुलती है ना, उसमें सिर्फ विनवर्ड टाइप करके एंटर करना होता है। WINWORD। ऐसा करते ही बिना किसी देरी के सॉफ्टवेयर स्क्रीन पर हाजिर हो जाता है। विनवर्ड। ये तो काफी सीधा है। लेकिन एक चीज मैंने देखी है, जैसे ही कोई फाइल सेव होती है तो उसके नाम के आगे एक एक्सटेंशन जुड़ जाता है। हाँ, .doc या .docx। वही साल 2007 से पहले की फाइलों में ये एक्सटेंशन सिर्फ .doc हुआ करता था। लेकिन उसके बाद से ये .docx हो गया। ये आखिर में जुड़ा हुआ नया अक्षर x अपने आप में क्या बदलाव लेके आया? मैं बताती हूँ, ये एक्स सिर्फ एक अक्षर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर की दुनिया की एक बहुत बड़ी तकनीकी क्रांति का प्रतीक है। अच्छा, इतनी बड़ी बात। बिल्कुल, यहाँ एक्स का मतलब है XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। 2007 में माइक्रोसॉफ्ट ने पुरानी तकनीक को छोड़कर इस नई तकनीक को अपनाया था। तो पुरानी तकनीक में क्या खराबी थी? पुरानी .doc फाइलें ना एक बड़े ठोस ब्लॉक की तरह होती थीं। अगर उस ब्लॉक का एक छोटा सा हिस्सा भी खराब होता, तो पूरी की पूरी फाइल खराब हो जाती थी। बाप रे, मतलब अगर जरा सी गड़बड़ हुई तो पूरी फाइल गई। हाँ, लेकिन XML तकनीक ने फाइल को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर जिप करना शुरू कर दिया। अरे वाह! इसका मतलब है कि ये बदलाव सिर्फ एक नाम बदलने जैसा नहीं था। ये तो पूरे सॉफ्टवेयर का काम करने का तरीका ही बदल देने वाला कदम था। एकदम सही पकड़े हैं। एकदम सही पकड़े। अगर इसे समझना हो तो ये किसी पुराने फोन में नया ऐप डालने जैसा नहीं, बल्कि पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदल देने जैसा है। इससे तो फाइल का साइज भी काफी कम हो जाता होगा। बिल्कुल कम हो जाता है। फाइलें पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गई और उनके करप्ट होने का खतरा भी ना के बराबर हो गया। बहुत बढ़िया। और पता है, परीक्षाओं में ऐसे ही ऐतिहासिक और तकनीकी बदलावों से जुड़े सवाल बहुत पसंद किए जाते हैं, क्योंकि ये रटी रटाई जानकारी नहीं बल्कि तकनीक के विकास की गहरी समझ को दर्शाता है। सही बात है। एक और चीज जो मुझे काफी हैरान करती है, वो है वर्ड के डिफॉल्ट सेटिंग्स। मतलब जैसे ही कोई नया डॉक्यूमेंट खुलता है, फॉन्ट हमेशा कैलिब्री ही होता है हाँ, कैलिब्री। और साइज 11। बिल्कुल, साइज हमेशा 11 होता है और जो व्यू होता है वो हमेशा प्रिंट लेआउट पर सेट होता है। क्या ये सिर्फ डिजाइनर्स की अपनी कोई निजी पसंद थी या इसके पीछे कोई ठोस कारण है? पुराने जमाने में तो टाइम्स न्यू रोमन का बहुत चलन था। ये बहुत दिलचस्प सवाल है।
पुराने जमाने के टाइम्स न्यू रोमन को असल में कागजों पर छापने और अखबारों के लिए डिजाइन किया गया था। अच्छा, प्रिंट के लिए। हाँ, लेकिन जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हुई, लोगों ने स्क्रीन पर ज्यादा पढ़ना शुरू किया। हम्म, कैलिब्री फॉन्ट के पीछे ना बहुत लंबी रिसर्च है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट की क्लियर टाइप तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। क्लियर टाइप, ये क्या करती है? ये तकनीक एलसीडी स्क्रीन्स पर अक्षरों को बहुत ही साफ और आंखों के लिए आरामदायक बनाती है। ओह, इसीलिए इसे डिफॉल्ट रखा ताकि स्क्रीन पे पढ़ना आसान हो। अच्छा, तो इसके पीछे आंखों की सहूलियत का विज्ञान है। हाँ, और ये जो प्रिंट लेआउट व्यू है, उसका क्या लॉजिक है? बात करें प्रिंट लेआउट व्यू की, तो ये विजीविग के सिद्धांत पर काम करता है। WYSIWYG। विजीविग, यार ये शब्द तो किसी तकनीकी पहेली जैसा लगता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसका फुल फॉर्म है What you see is what you get। ओह, जो दिखता है वही मिलता है। बिल्कुल। पुराने समय के डॉस आधारित सॉफ्टवेयर में ना स्क्रीन पर जो टाइप होता था, उसका प्रिंटआउट कैसा निकलेगा, इसका बस अंदाजा ही लगाया जा सकता था। मतलब तुक्का मारना पड़ता था कि प्रिंट कैसा आएगा। हाँ, लेकिन इस विजीविग सिद्धांत ने सब कुछ बदल दिया। इसका मतलब है कि स्क्रीन पर पेज बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा वो प्रिंटर से बाहर निकलने पर दिखेगा। ये तो बहुत जरूरी है। कोई भी प्रोफेशनल ये नहीं चाहेगा कि स्क्रीन पर उसकी टेबल एकदम परफेक्ट दिखे और बॉस के सामने प्रिंटआउट जाने पर आधा हिस्सा पेज के बाहर कट जाए। एकदम सही, बिना किसी सरप्राइज के काम होना चाहिए। बहुत ही तार्किक बात है। अब शुरुआत में जिस बाइंडिंग वाली दुर्घटना की बात हुई थी, उस पर वापस आते हैं। कैनवस खुल चुका है, डिफॉल्ट सेटिंग समझ आ गई है, लेकिन टाइपिंग शुरू करने से पहले उस तबाही से बचने का क्या तरीका है? उस तबाही से बचाने वाले फीचर को गटर मार्जिन कहा जाता है। गटर मार्जिन, यार ये नाम तो ऐसा लगता है जैसे पेज की कोई बेकार या खराब जगह हो। इसका काम क्या है? मैं जानती हूँ नाम थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन ये फीचर दूरदर्शिता का सबसे बड़ा सबूत है। गटर मार्जिन असल में वो अतिरिक्त खाली जगह है जो पेज के उस हिस्से में पहले से छोड़ दी जाती है जहां बाइंडिंग होनी होती है। अच्छा, तो ये पहले से स्पेस रिजर्व कर लेता है। हाँ, सरकारी दफ्तरों या कॉर्पोरेट जगत में जहां अक्सर मोटी मोटी फाइलें बनती हैं, वहां डॉक्यूमेंट बनाते समय इसे सेट करना एक अनिवार्य नियम है। अगर इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ा जाए तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक अच्छा दर्जी कपड़े सिलते वक्त अंदर की तरफ थोड़ा अतिरिक्त कपड़ा छोड़ देता है, मतलब सिलाई का मार्जिन। बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है ये। अगर दर्जी भविष्य की नहीं सोचेगा तो कपड़ा धुलने के बाद या थोड़ा वजन बढ़ने पर पूरी फिटिंग ही खराब हो जाएगी। बिल्कुल, इसी तरह गटर मार्जिन डॉक्यूमेंट की फिटिंग को बिगड़ने नहीं देता। एकदम सटीक। बिना प्लानिंग के कोई भी डिजाइन टिक नहीं सकता। और इसी प्लानिंग का एक और अहम हिस्सा है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन मतलब पेज को सीधा या टेढ़ा रखना। हाँ, आमतौर पर सारा काम पोर्ट्रेट में होता है, यानी सीधे खड़े पेज पर। औपचारिक पत्र या सामान्य रिपोर्ट लिखने के लिए ये बिल्कुल सही है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी फाइनेंशियल रिपोर्ट बनानी हो जिसमें एक बहुत चौड़ी टेबल है, जिसमें 12 या 15 कॉलम है, वो सीधे खड़े पेज पर तो कभी फिट आ ही नहीं सकती। ठीक उसी स्थिति के लिए लैंडस्केप यानी लेटे हुए चौड़े पेज का चुनाव करना होता है। कंटेंट की जरूरत के हिसाब से लेआउट बदलना एक कुशल यूजर की पहचान है। बिल्कुल। इसके अलावा एक और फीचर है जो बिना कोई जगह घेरे बहुत बड़ा काम करता है, वो है वाटरमार्क। वाटरमार्क, वो जो बैकग्राउंड में हल्का सा दिखता है। हाँ, पेज के बैकग्राउंड में बहुत हल्के तिरछे अक्षरों में कॉन्फिडेंशियल या ड्राफ्ट लिखा होना। वाटरमार्क को तो अक्सर सिर्फ पेज को सुंदर बनाने का या कंपनी का लोगो दिखाने का एक तरीका मान लिया जाता है, जबकि असल में ये एक बहुत ही पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है। अगर किसी रिपोर्ट पर ड्राफ्ट का वाटरमार्क है तो वो बिना एक भी शब्द जोर से बोले पूरे ऑफिस को बता देता है कि ये अंतिम कॉपी नहीं है। अरे हाँ, इसके लिए अलग से कोई ईमेल लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। चलिए, कैनवस तो पूरी तरह सेट हो गया, मार्जिन बन गए, पेज ओरिएंटेशन तय हो गया, लेकिन जब असल में इस पर टेक्स्ट आता है तो एक नई चुनौती खड़ी होती है। कैसी चुनौती? अगर कोई 50 पेज का डॉक्यूमेंट है तो सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि पेज नंबर 1 की हेडिंग पेज नंबर 40 की हेडिंग से बिल्कुल अलग दिखने लगती है। इस एक रूपता मतलब कंसिस्टेंसी की समस्या को कैसे सुलझाया जाए? क्या एक एक हेडिंग को सेलेक्ट करके बार बार वही साइज, वही फॉन्ट और वही रंग सेट करना पड़ता है? अरे नहीं, अगर ऐसा करना पड़े तो एक ही काम में कई घंटे बर्बाद हो जाएंगे। यहीं पर होम टैब का एक बहुत ही शानदार टूल काम आता है जिसे फॉर्मेट पेंटर कहते हैं। अच्छा, वो फॉर्मेट पेंटर,
वो एक छोटे से ब्रश जैसा दिखता है ना, हाँ, वही ब्रश। उसे देखकर तो मुझे हमेशा यही लगता था कि ये एमएस पेंट वाले ब्रश की तरह काम करता होगा। मतलब एक जगह से रंग उठाया और दूसरी जगह डाल दिया। ये बहुत ही आम गलतफहमी है। असलियत में फॉर्मेट पेंटर रंग से कहीं आगे की चीज है। ये टेक्स्ट के रंग के साथ साथ उसकी पूरी की पूरी आत्मा को कॉपी कर लेता है। आत्मा को मतलब फॉन्ट कौन सा है, साइज क्या है, बोल्ड है या इटैलिक, शब्दों के बीच की दूरी कितनी है, बुलेट्स का स्टाइल क्या है, ये सब कुछ एक झटके में कॉपी हो जाता है। अरे वाह! तो इसका मतलब है कि अगर पहली हेडिंग को एकदम परफेक्ट डिजाइन कर लिया गया है, तो बाकी की हेडिंग्स के लिए वो सारी मेहनत दोबारा नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। बस उस पहली परफेक्ट हेडिंग को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर वाले आइकॉन पर डबल क्लिक करना होता है। डबल क्लिक करने से क्या होता है? डबल क्लिक करने से वो टूल लॉक हो जाता है। इसके बाद पूरे डॉक्यूमेंट में जहां-जहां हेडिंग बनानी है, बस उस ब्रश को वहां फेरते जाना है। कुछ ही सेकंड्स में सारी हेडिंग्स बिल्कुल एक जैसी हो जाती हैं। जो काम घंटों का था, वो कुछ मिनटों में सिमट जाता है। यार, ये तो सच में किसी जादुई छड़ी की तरह काम करता है। है ना? लेकिन प्रोफेशनलिज्म सिर्फ सुंदरता या एक रूपता तक सीमित नहीं रहता। कई बार जानकारी को तकनीकी रूप से बिल्कुल सटीक लिखना होता है, जैसे विज्ञान या गणित के डॉक्यूमेंट्स में। हाँ, वहां तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर पानी का केमिकल फॉर्मूला H2O लिखना हो या गणित का सूत्र a² + b² लिखना हो, साधारण कीबोर्ड से टाइप करने पर तो बड़ा अजीब सा दिखेगा। मतलब 2 एकदम बराबर में आ जाएगा। और यहीं पर तकनीकी सटीकता का असली टेस्ट होता है। अगर H2O में 2 को नीचे नहीं किया गया, तो वो तकनीकी रूप से गलत माना जाएगा। बिल्कुल। इसके लिए सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल के साथ =टू है। कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ठीक है। उसी तरह A² में 2 को ऊपर करने के लिए सुपरस्क्रिप्ट इस्तेमाल होता है, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस है। अच्छा, तो ये सुपरस्क्रिप्ट है। हाँ, और पता है प्रतियोगी परीक्षाओं में ये शॉर्टकट अनगिनत बार इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि ये साबित करते हैं कि यूजर को डेटा की इंटेग्रिटी बनाए रखना आता है। सही बात है। डेटा गलत तरीके से पेश किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अब जब टेक्स्ट सही से लिख लिया गया है, तो उसे पेज पर सजाना भी बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। मैंने देखा है जो अच्छी किताबें या बड़े अखबार होते हैं, उनके पैराग्राफ इतने साफ और सुव्यवस्थित क्यों दिखते हैं, जबकि हम जब कुछ टाइप करते हैं तो दाईं तरफ की लाइनें आगे पीछे यानी एकदम उबड़-खाबड़ दिखती हैं। हाँ, ऐसा अलाइनमेंट की वजह से होता है। आमतौर पर डिफ़ॉल्ट रूप से लेफ्ट अलाइनमेंट चालू रहता है, लेकिन अखबारों और किताबों में जस्टिफाई अलाइनमेंट का इस्तेमाल होता है। अच्छा, जस्टिफाई ये कैसे काम करता है? पैराग्राफ को सिलेक्ट करके Ctrl+J दबाने से वर्ड का एल्गोरिदम हर शब्द के बीच कुछ माइक्रोस्पेसेस यानी बेहद छोटी-छोटी जगहें जोड़ देता है। माइक्रोस्पेसेस? हाँ, इससे पूरा टेक्स्ट खिंचकर दोनों तरफ से बिल्कुल एक सीधी रेखा में आ जाता है। तो इस माइक्रोस्पेसिंग की वजह से वो इतना प्रोफेशनल लुक देता है। अब मान लीजिए एक बहुत लंबी रिपोर्ट पूरी तरह से टाइप हो गई है, फॉर्मेट भी हो गई है, लेकिन उसमें रास्ता खोजना या उसे नेविगेट करना एक अलग सिरदर्द है। कोई भी पन्ना पलटते हुए बीच में गुम हो सकता है। और बड़े डॉक्यूमेंट्स में नेविगेशन के लिए ही इंसर्ट टैब का सहारा लिया जाता है। यहाँ हेडर और फुटर के विकल्प मौजूद हैं। हेडर और फुटर मतलब पेज के ऊपर और नीचे की जगह। बिल्कुल। हर पेज के ऊपर कंपनी का नाम या रिपोर्ट का विषय डालना और पेज के नीचे नंबर डालना ये पढ़ने वाले को कभी खोने नहीं देता। इसी टैब में गणित के कठिन समीकरणों के लिए इक्वेशन और सिंबल टूल भी होते हैं, अच्छा, जो ये साबित करते हैं कि MS वर्ड उच्च स्तर के एकेडमिक काम के लिए भी पूरी तरह सक्षम है, सिर्फ चिट्ठियां लिखने के लिए नहीं। और अगर इतने बड़े डॉक्यूमेंट में कुछ गलतियां रह गई हो तो उन्हें पकड़ने का क्या तरीका है? मतलब कोई प्रूफ रीडिंग टूल? गलतियां सुधारने के लिए रिव्यू टैब सबसे बड़ा हथियार है। स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए कीबोर्ड पर F7 दबाना किसी भी प्रोफेशनल की सबसे बुनियादी आदत होनी चाहिए। F7, ये तो बहुत काम का है। लेकिन इससे भी एक कदम आगे की चीज है थिसॉरस, जिसे Shift+F7 दबाकर खोला जा सकता है। थिसॉरस। ये नाम तो मैंने कई बार सुना है, लेकिन ये काम क्या करता है? क्या ये भी कोई स्पेलिंग चेकर है? नहीं, थिसॉरस स्पेलिंग नहीं जांचता, बल्कि ये भाषा को निखारता है।
मान लीजिए किसी रिपोर्ट में बार बार गुड या इम्पोर्टेंट जैसे साधारण शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। तो पढ़ने वाले को लगेगा कि इससे ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती। बिल्कुल, पढ़ने वाले को लगेगा कि लिखने वाले की वोकैबुलरी बहुत सीमित है। थिसॉरस उन शब्दों के बेहतरीन पर्यायवाची मतलब सिनोनिम्स खोज कर देता है। अरे वाह। ये एक ऐसी पॉकेट डिक्शनरी की तरह है जो किसी भी व्यक्ति को ज्यादा समझदार और एक बेहतर कम्युनिकेटर के रूप में पेश करती है। ये तो भाषा को अपग्रेड करने का एक शानदार तरीका है। अच्छा, परीक्षा के नजरिए से पेज के जूम लेवल के बारे में भी बहुत सवाल आते हैं। इसके क्या पैरामीटर्स होते हैं? ये एक बहुत ही सीधा फैक्ट है जो अक्सर पूछा जाता है। MS वर्ड में जूम लेवल कम से कम 10% तक नीचे जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा 500% तक ऊपर जा सकता है। 10 से 500। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे भी लॉजिक है। 500% से ज्यादा जूम करने पर अक्षरों के पिक्सेल्स फटने लगेंगे और वो स्क्रीन पे रेंडर नहीं हो पाएगा। वहीं 10% जूम इसलिए दिया गया है ताकि 20-30 पेजों को एक साथ थंबनेल के रूप में एक ही स्क्रीन पर देखा जा सके। मिनिमम 10% और मैक्सिमम 500%। इसके पीछे का लॉजिक समझने के बाद इसे याद रखना बहुत आसान हो गया है। हाँ, रटने की जरूरत ही नहीं है। तो अब तक की इस चर्चा से ये तो पूरी तरह साफ हो गया कि काम कैसे करना है और उसे प्रोफेशनल रूप कैसे देना है। लेकिन एक असली ऑफिस या परीक्षा के दबाव वाले माहौल में जो चीज किसी को भीड़ से अलग करती है वो है काम करने की रफ्तार। और यहीं पर एंट्री होती है पावर यूजर की। पावर यूजर वो है जो हर छोटे काम के लिए माउस नहीं पकड़ता बल्कि कीबोर्ड के शॉर्टकट से खेलता है। बिल्कुल। लेकिन परीक्षाओं में अक्सर शॉर्टकट्स का जाल बिछाया जाता है जहां सीधे लॉजिक काम नहीं आते। जाल? वो कैसे? उदाहरण के लिए किसी भी शब्द को खोजने का मतलब फाइंड करने का शॉर्टकट Ctrl+F होता है। ये लॉजिकल है। इसके बाद अगला सवाल आता है कि किसी शब्द को बदलने यानी रिप्लेस करने का शॉर्टकट क्या है। अगर F से फाइंड है तो फिर लॉजिक के हिसाब से R से रिप्लेस होना चाहिए। क्या ये Ctrl+R नहीं है? और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। Ctrl+R असल में टेक्स्ट को राइट अलाइन यानी दाईं तरफ खिसकाने के लिए रिजर्व्ड है क्योंकि फॉर्मेटिंग में इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है। ओह, तो फिर रिप्लेस का शॉर्टकट क्या है? रिप्लेस का सही शॉर्टकट Ctrl+H होता है। अच्छा, Ctrl+H। हाँ, इसी तरह किसी टेक्स्ट में इंटरनेट का लिंक जोड़ने के लिए यानी हाइपरलिंक का शॉर्टकट Ctrl+K होता है क्योंकि H रिप्लेस के पास चला गया। ये तो सच में कंफ्यूज करने वाला है। और अपनी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए सेव एज का शॉर्टकट F12 होता है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ अंदाजा लगाने से काम नहीं चलेगा, सिस्टम की भाषा को समझना पड़ेगा। अब रफ्तार बढ़ाने वाली कुछ जादुई ट्रिक्स की बात करते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए MS वर्ड में कुछ फॉर्मेटिंग चेक करनी है और उसके लिए तुरंत 2-3 पैराग्राफ टेक्स्ट चाहिए। तो क्या इसके लिए इंटरनेट ब्राउजर खोलकर किसी वेबसाइट से टेक्स्ट कॉपी करना इकलौता रास्ता है? बिल्कुल नहीं। सॉफ्टवेयर के अंदर ही डमी टेक्स्ट जनरेट करने का एक शानदार फॉर्मूला मौजूद है। डमी टेक्स्ट? वो कैसे? ये फीचर असल में डिजाइनर्स के लिए बनाया गया था जिन्हें लेआउट टेस्ट करने के लिए रैंडम टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है। पेज पर बस टाइप करना होता है इक्वल टू, फिर लिखना है RAND यानी रैंड, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, फिर कोई भी दो नंबर जैसे 3,4 और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। इक्वल टू रैंड ब्रैकेट 3,4 और इसे एंटर करते क्या होता है? ऐसा करते ही सिस्टम तुरंत 3 पैराग्राफ का एक टेक्स्ट सामने रख देगा और हर पैराग्राफ में 4-4 लाइनें होंगी। बिना किसी वेबसाइट पर गए पलक झपकते ही लेआउट टेस्ट करने के लिए पर्याप्त टेक्स्ट मिल जाता है। यार, ये तो कमाल का समय बचाने वाला टूल है। और अक्सर पेज पर एक सीधी लाइन खींचने में भी बहुत समय बर्बाद होता है। शेप्स मेनू में जाके लाइन चुनो, माउस से खींचो, फिर वो लाइन टेढ़ी हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है। पावर यूजर इस तरह के झमेलों में नहीं पड़ते। तो वो क्या करते हैं? एक सीधी लाइन बनाने के लिए कीबोर्ड पर बस 3 बार डैश दबाकर एंटर कर देना है। माइनस वाला जो डैश होता है ना, हाँ, डैश। बस 3 बार डैश और एंटर, एक परफेक्ट सीधी लाइन अपने आप बन जाएगी। अगर 3 बार बराबर का निशान यानी इक्वल टू दबाकर एंटर किया जाए तो डबल लाइन बन जाती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और 3 बार स्टार दबाकर एंटर करने से डॉट वाली यानी बिंदुओं वाली एक बहुत ही सुंदर लाइन बन जाती है। ये सच में हैरतअंगेज है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तब आती है जब इंटरनेट से कोई लिस्ट कॉपी की जाती है।
कैसी लिस्ट? मान लीजिए 50 नामों की लिस्ट है और हर नाम के आगे 1, 2, 3 ऐसे सीरियल नंबर लिखे हैं। वर्ड में पेस्ट करने के बाद उन नंबरों को हटाने के लिए हर लाइन की शुरुआत में जाकर एक-एक करके बैकस्पेस दबाना पड़ता है। ये काम बहुत ही उबाऊ है। इस उबाऊ काम का इलाज है वर्टिकल सिलेक्शन। वर्टिकल सिलेक्शन, ये कैसे काम करता है? आमतौर पर माउस से सिलेक्ट करने पर टेक्स्ट एक धागे की तरह लाइन दर लाइन सिलेक्ट होता है। लेकिन अगर कीबोर्ड पर ऑल्ट बटन को दबाकर रखा जाए और फिर माउस से ड्रैग किया जाए तो वो टेक्स्ट को एक चौकोर डिब्बे की तरह सिलेक्ट करता है, ब्लॉक की तरह। ओह! इसका मतलब है कि मैं सिर्फ उन सारे नंबर्स का एक सीधा कॉलम सिलेक्ट कर सकता हूँ और एक ही बार में डिलीट बटन दबाकर उन 50 नंबरों को 1 सेकंड में उड़ा सकता हूँ। एकदम सही। यही वो ट्रिक है जो घंटों की मेहनत को सेकंडों के स्मार्ट वर्क में बदल देती है। साधारण सिलेक्शन धागे की तरह चलता है, जबकि ऑल्ट सिलेक्शन जियोमेट्री के डिब्बे की तरह काम करता है। कमाल है। और अगर स्मार्ट वर्क की बात चल ही रही है तो टेबल बनाने का तरीका भी जानना जरूरी है। टेबल बनाने के लिए तो इंसर्ट टैब में जाना ही पड़ता होगा, जहाँ रोज और कॉलम का चुनाव करना होता है। वो बहुत लंबा और पुराना तरीका है। बिना मेनू को छुए सिर्फ कीबोर्ड के प्लस और माइनस के निशानों से एक बेहतरीन टेबल बनाई जा सकती है। प्लस और माइनस से टेबल? यार ये कैसे संभव है? इसके पीछे एक बहुत ही सीधा लॉजिक है। प्लस का निशान टेबल के कॉलम की दीवार या नोड का काम करता है और माइनस के निशान उस कॉलम की चौड़ाई तय करते हैं। अच्छा, तो इसे टाइप कैसे करेंगे? बस टाइप करना शुरू करें, एक प्लस, फिर कुछ माइनस, फिर एक प्लस, फिर कुछ माइनस और अंत में एक और प्लस। ठीक है। इस तरह प्लस माइनस 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 प्लस लिखकर जैसे ही एंटर दबाया जाता है, वो पूरा हिस्सा जादुई तरीके से एक टेबल में बदल जाता है। इसके बाद बस टैब बटन दबाते जाने से नई लाइनें खुद ब खुद जुड़ती जाती हैं। ये तो वाकई दिमाग हिला देने वाला फीचर है। जिस सॉफ्टवेयर को इतने सालों से सिर्फ एक डिजिटल टाइपराइटर समझा जा रहा था, वो असल में शॉर्टकट्स, ट्रिक्स और लॉजिक का एक पूरा का पूरा खजाना है। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। MS वर्ड के ये तमाम टूल्स, चाहे वो गटर मार्जिन हो, फॉर्मेट पेंटर हो, थिसोरस हो या फिर ये हिडन शॉर्टकट्स हो, ये सिर्फ रटने वाले तथ्य नहीं हैं। सही बात है। ये असल में किसी भी व्यक्ति की कार्यकुशलता, आधुनिक वर्कप्लेस की समझ और प्रोफेशनलिज्म का आईना है। एक खाली डिजिटल कैनवस से शुरू करके एक शानदार डॉक्यूमेंट बनाने तक का सफर सिर्फ टाइपिंग नहीं है, ये बाकायदा एक कला है। वाकई ये एक ऐसी कला है जिसमें हर टूल का अपना विज्ञान है। ये सोचने वाली बात है कि अगर सिर्फ एक ऑल्ट बटन दबाने से या कुछ प्लस माइनस के निशानों में इतनी ताकत छुपी है जो घंटों का काम सेकंडों में निपटा सकती है, तो कीबोर्ड की सबसे ऊपरी लाइन में जो F1 से लेकर F12 तक की कीज हैं, हाँ, और जो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट के ना जाने कितने अनगिनत कॉम्बिनेशंस हैं, उनके पीछे ऐसे और कितने रहस्यमयी फीचर्स छुपे होंगे। ये विषय हर एग्जाम का फेवरेट होता है। एकदम। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं, क्योंकि आज हम बोरिंग थियरी नहीं रटने वाले हैं। हम उन देशी ट्रिक्स के पीछे के विज्ञान को समझेंगे और एक्सेल का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, जो एग्जामिनर का सबसे बड़ा हथियार होता है। ये अप्रोच बहुत सही है। देखो, अक्सर होता ये है कि जब हम बस रटने की कोशिश करते हैं ना, तो एग्जाम के प्रेशर में सब दिमाग से उड़ जाता है। हाँ, वो तो है, ब्लैंक हो जाते हैं सब। बिल्कुल। लेकिन जब हम उसके पीछे के क्यों को समझ लेते हैं, मतलब कि कोई चीज वैसी क्यों डिजाइन की गई है, तो फिर एग्जामिनर चाहे सवाल को कितना भी घुमा दे, आप कभी जाल में नहीं फंसेंगे। सही बात है। तो बिना किसी देरी के सीधे इसकी हड्डियों के ढांचे पर आते हैं। हम सभी जानते हैं कि एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका मेन काम डेटा को रोज और कॉलम्स में रखना है। जी, टेबल के फॉर्मेट में। हाँ, लेकिन जब हम इस ग्रिड के साइज की बात करते हैं तो नंबर सच में चकरा देने वाले हैं। जो लेटी हुई लाइनें हैं यानी रोज, उनकी कुल संख्या 1,48,576 है। बिल्कुल। और जो खड़ी लाइनें हैं यानी कॉलम्स, वे ए से शुरू होकर XFD तक जाती हैं। इनकी संख्या 16,384 है। अब स्टडी टेक की स्लाइड्स में इसे याद रखने की एक बहुत ही फनी देसी ट्रिक है। अच्छा, क्या ट्रिक है वो? ट्रिक है 10,48,000 लोग रोए यानी रोज, और 16,384 कॉलम चुपचाप खड़े रहे। अरे वाह, ये तो बहुत ही काफी क्रिएटिव तरीका है इसे याद रखने का, दिमाग में छप जाएगा। हाँ, और अगर हम इस पूरे ग्रिड की कल्पना करें तो ये एक बहुत बड़े महानगर जैसा लगता है। रोज उस शहर की लंबी सड़कें हैं
और कॉलम्स उन सड़कों को काटने वाली अनगिनत गलियां। बिल्कुल सही एनालॉजी है। लेकिन मुझे एक बात हमेशा खटकती है। कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर सीधे 10 लाख या 20,000 जैसे गोल मटोल नंबर क्यों नहीं चुनता? एग्जामिनर को इन सटीक नंबरों से इतना प्यार क्यों है? देखो, अगर हम कंप्यूटर साइंस के इतिहास में जाएं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये कंप्यूटर की बाइनरी सिस्टम का सीधा नतीजा है। बाइनरी सिस्टम मतलब वो 0 और 1 वाला? हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर की पूरी मेमोरी और प्रोसेसिंग 2 की पावर पर काम करती हैं। तो ये जो रोज और कॉलम्स हैं, रुके रुके, तो अगर मैं इसका गणित लगाऊं तो क्या ये 2 की किसी फिक्स्ड पावर का रिजल्ट है? एकदम सटीक। आधुनिक एक्सेल में रोज की अधिकतम संख्या 2 की पावर 20 पर सेट की गई है। जब आप 2 को 20 बार गुणा करेंगे तो ठीक 10,48,576 ही आएगा। ओहो, क्या बात है। और उसी तरह कॉलम्स की संख्या 2 की पावर 14 है, जो 16,384 होती है। ये तो बहुत ही तगड़ी इंसाइट है। मतलब एग्जामिनर ये सवाल पूछकर सिर्फ रटा नहीं चेक कर रहा, वो ये देख रहा है कि क्या आपको हार्डवेयर और बाइनरी स्ट्रक्चर की समझ है। जी, यह आपकी तकनीकी गहराई को परखने का तरीका है। सही है। अब इस महानगर में सड़कें और गलियां तो मिल गई, लेकिन अगर मुझे किसी का सटीक घर ढूंढना हो तो क्या करें? यही बात आती है सेल की, है ना? बिल्कुल, जहां एक रो और एक कॉलम आपस में कटते हैं, उस डब्बे को सेल कहते हैं। और जिस पर हम काम कर रहे होते हैं उस पर एक गाढ़ा काला बॉर्डर आ जाता है। हाँ, जिसे एक्टिव सेल कहते हैं। ये विजुअल फीडबैक बहुत जरूरी है। जब स्क्रीन पर लाखों सेल हों तो ध्यान भटके ना, इसलिए ये काला बॉर्डर एक एंकर की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है और यहीं पर एग्जामिनर का वो क्लासिक जाल बिछा होता है। वो सेल एड्रेस वाला जाल। एकदम वही। सेल का नाम हमेशा पहले कॉलम के लेटर और फिर रो के नंबर से बनता है, जैसे A1 जो नेम बॉक्स में दिखता है। अब मेरा यहाँ थोड़ा विरोध है। अच्छा, क्या विरोध है? देखिए, हम हमेशा बाएं से दाएं पढ़ते हैं ना। हम्म रो नंबर 1 बाईं तरफ है और कॉलम A ऊपर है, तो स्वाभाविक रूप से नाम 1A होना चाहिए। ये A1 ही क्यों? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला तो गणितीय ज्यामिति से आता है। जब हम ग्राफ या मैप पढ़ते हैं तो कार्टेशियन प्लेन का नियम लागू होता है। मतलब ग्राफ वाला एक्स और वाई एक्सिस। हाँ, वहाँ हमेशा एक्स अक्ष पहले और वाई अक्ष बाद में पढ़ा जाता है। कॉलम जो बाएं से दाएं फैले हैं वो एक्स अक्ष है और रोज जो ऊपर से नीचे जाती हैं वो वाई अक्ष है। हाँ, तो जब हम A1 कहते हैं तो हम दरअसल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बता रहे होते हैं। बिल्कुल। और इसका दूसरा कारण सीधा प्रोग्रामिंग से जुड़ा है, सॉफ्टवेयर के पार्सर लॉजिक से। पार्सल लॉजिक मतलब अगर हम 1A लिखते तो सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो जाता क्या? क्योंकि 1A तो हेक्साडेसिमल कोड जैसा भी लगता है। आपने एकदम सही नस पकड़ी। जब पार्सर डेटा पढ़ता है तो उसे माइक्रोसेकंड्स में तय करना होता है कि ये नंबर है, टेक्स्ट है या सेल का एड्रेस है। समझ रहा हूँ। अगर एड्रेस नंबर से शुरू होता, जैसे 1A, तो पार्सर को शुरुआत में लगता कि ये कोई नंबर है। फिर A देखकर उसे अपनी गलती सुधारनी पड़ती। ओहो, तो प्रोसेसिंग बहुत धीमी हो जाती। हाँ, और गलतियों से भरी भी अक्षर से शुरुआत करने पर सॉफ्टवेयर को तुरंत सिग्नल मिल जाता है। इसीलिए एग्जाम में 1A जैसे ऑप्शंस जानबूझकर दिए जाते हैं। ताकि जो बच्चे सिर्फ अपना कॉमन सेंस लगा रहे हों वो तुरंत फंस जाएं। A1 के पीछे का ये तालमेल वाकई अद्भुत है। इसीलिए कहते हैं नेम बॉक्स पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। चलिए, घर का पता तो मिल गया, लेकिन इन घरों में काम क्या होता है? एक्सेल का असली जादू तो फॉर्मूले में है और यहां आता है मास्टर रूल। कोई भी फॉर्मूला हमेशा बराबर यानी इक्वल टू के निशान से शुरू होता है। जी, ये एक्सेल का सबसे जरूरी नियम है। अगर बराबर का निशान नहीं लगाया तो क्या होगा? तो एक्सेल उसे सिर्फ एक साधारण टेक्स्ट मान लेगा। वो कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा। मैं इसे गाड़ी के इग्निशन से जोड़ता हूं। बिना बराबर लगाए फॉर्मूला लिखना वैसा ही है जैसे आप गाड़ी में बैठकर स्टीयरिंग घुमा रहे हैं लेकिन चाबी नहीं लगाई। गाड़ी वही रहेगी, बस शोर होगा। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। जब आप कुछ टाइप करते हैं तो एक्सेल डिफॉल्ट रूप से स्टोरेज मोड में होता है। मतलब उसे लगता है कि हम बस डेटा सेव कर रहे हैं। हाँ, तो वो बराबर का निशान एक ट्रिगर की तरह काम करता है। वो एक्सेल को बताता है कि रुको, ये कमांड है, और सॉफ्टवेयर कैलकुलेटर मोड में आ जाता है। और जब इस मोड में कुछ गलत होता है तो एक्सेल बहुत आक्रामक हो जाता है।
जैसी वो मशहूर एरर है #div/0। हाँ, जब कोई किसी नंबर को 0 से भाग देने की कोशिश करता है। कई बच्चे सोचते हैं कि ये कोई ग्लिच है, लेकिन अगर मेरे पास 10 सेब हैं और मैं उन्हें 0 लोगों में बांटना चाहूं तो ये तो संभव ही नहीं है। बिल्कुल। गणित में किसी भी चीज को 0 से विभाजित करना अपरिभाषित या अनडिफाइंड माना गया है। मतलब एक्सेल इसलिए पैनिक करता है क्योंकि हमने उससे असंभव चीज मांग ली। एक तरह से हाँ। जब ऐसा कोई निर्देश आता है तो या तो वो गलत उत्तर दे सकता है या फिर प्रक्रिया रोककर एरर दिखा सकता है। सॉफ्टवेयर में डेटा की शुद्धता सबसे ऊपर है, इसलिए वो तुरंत #div0 दिखाता है। बहुत खूब। एक्सेल गणितीय सच्चाई से समझौता नहीं करता। खैर, अब आते हैं उस हिस्से पर जो एग्जाम हॉल में जान बचाता है, स्पीड। घड़ी की टिक टिक के बीच मेन्यू में ऑप्शन खोजना भी बेवकूफी है। सही कहा। परीक्षा में एक एक सेकंड कीमती होता है। इसीलिए हमारी मास्टर क्लास में ब्रह्मास्त्र शॉर्टकट्स हैं। इन्हें 2 पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट है एक्शन। सेल के अंदर जाना हो तो F2, चार्ट बनाना हो तो F11, नई शीट लानी हो तो Shift+F3। ये सुनने में आसान लगते हैं, लेकिन प्रेशर में लोग भूल जाते हैं। हाँ, और दूसरा पार्ट है समय और स्पेस। जैसे आज की तारीख के लिए Ctrl+सेमीकोलन, अभी के समय के लिए Ctrl+Shift+कोलन और रो छुपाने के लिए Ctrl+9। एग्जाम में यही शॉर्टकट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। और इसीलिए वो देसी ट्रिक्स काम आती हैं। सुनिए, F2 दबाओ, सेल के अंदर जाओ, और चार्ट के लिए 11 खिलाड़ी मैदान में F11 से चार्ट बनाने में। ये बहुत मजेदार है। और भी हैं, डॉट कॉमा दबाओ, आज की तारीख पाओ, शिफ्ट के साथ कोलन, घड़ी का टाइम खोलन। अब मुझे पता है ये फनी है, लेकिन एग्जाम के तनाव में मुझे इंसर्ट मेनू याद नहीं आता, पर 11 खिलाड़ी मैदान में तुरंत क्लिक कर जाता है। ऐसा क्यों है? ये दरअसल कॉग्निटिव साइंस का हिस्सा है। परीक्षा हॉल में आपके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, जो सीधा दिमाग पर असर डालता है। हाँ, ये हार्मोन आपके दिमाग के उस हिस्से को ब्लॉक कर देता है जहां रटे हुए तथ्य होते हैं। F11 से चार्ट बनता है, ये बहुत ही सूखी जानकारी है। तो स्ट्रेस में दिमाग शॉर्टकट भूल जाता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ तुकबंदी या निमोनिक्स एक पिछले दरवाजे की तरह काम करते हैं। हमारा दिमाग कहानियों और लय को बहुत गहराई से स्टोर करता है। अच्छा, तो जब हम F11 को क्रिकेट के मैदान और खिलाड़ियों से जोड़ते हैं तो विजुअल मेमोरी एक्टिव हो जाती है। मतलब लॉजिक काम न भी करे तो भी मेरा म्यूजिकल और विजुअल दिमाग उस राइमिंग से सही उत्तर ढूंढ लाएगा। घड़ी का टाइम खोलन कोई मजाक नहीं, स्ट्रेस को हराने की तकनीक है। एकदम, ये जानकारी को तेजी से वापस लाने का सबसे सुरक्षित तरीका है। कमाल है। चलिए अब फाइल सेव करने की बात करते हैं। मतलब फाइल की पूछ, जिसे एक्सटेंशन कहते हैं। हाँ, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि फाइल किस सॉफ्टवेयर में खुलेगी। 2003 तक एक्सेल का एक्सटेंशन .xls था। फिर 2007 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें एक X जोड़ दिया और ये .xlsx बन गया। ये X क्या है? क्या सिर्फ स्टाइल के लिए? बिल्कुल नहीं, ये कोई छोटा बदलाव नहीं था। यहाँ X का मतलब है XML। पुरानी .xls फाइलों में एक बहुत बड़ी खामी थी। कैसी खामी? वे पूरी तरह से बाइनरी फाइलें थी, मतलब पूरा डेटा एक ही अखंड ब्लॉक में सेव होता था। तो अगर उस ब्लॉक का एक छोटा सा हिस्सा करप्ट हो जाए तो आपकी पूरी की पूरी फाइल क्रैश, आप उसे खोल ही नहीं सकते थे। कंपनियों का करोड़ों का डेटा पलक झपकते बर्बाद हो जाता था। उफ, ये तो डरावना है। तो 2007 में XML ने क्या जादू किया? मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर हम .xlsx को जिप फाइल में बना दें तो अंदर से फोल्डर निकलते हैं। ये 100% सच है। .xlsx दरअसल कोई सिंगल फाइल नहीं है, ये एक जिप आर्काइव है। इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी XML फाइलें होती हैं। अच्छा। हाँ, टेक्स्ट अलग फाइल में, चार्ट्स अलग फाइल में, फॉर्मेटिंग अलग फाइल में। ओह, मतलब सारा डेटा अलग अलग कमरों में बांट दिया गया है। बिल्कुल, इससे फाइल का साइज छोटा हो गया। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई एक हिस्सा करप्ट भी हो जाए तो एक्सेल बाकी का डेटा सुरक्षित खोल देता है। वो सिर्फ खराब हिस्से को इग्नोर कर देता है। वाह यार, मतलब ये छोटा सा X एक डिजिटल लाइफ जैकेट है। इसने डेटा डूबने का खतरा ही खत्म कर दिया। एकदम सही पकड़े हैं आप। तो दोस्त, ब्रह्मास्त्र माने जाने वाले शॉर्टकट्स हैं, उन सब पर बात होगी आज। बिल्कुल, एक एग्जामिनर परीक्षा के पेपर में छात्रों को फंसाने के लिए जो भी जाल बिछाता है ना, उस हर जाल का एक देसी और तकनीकी जुगाड़ खोजना ही आज का हमारा मिशन है। और ये मिशन वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है।
सबसे अहम बात तो यह है कि इस पूरी चर्चा में हम रटने वाली विद्या का कोई काम नहीं करने वाले। हाँ, रट्टा मारना तो वैसे भी काम नहीं आता है एग्जाम के प्रेशर में। बिल्कुल नहीं आता। रट्टम मारने से परीक्षा के उस तनाव भरे माहौल में हमेशा कंफ्यूजन ही पैदा होता है। इसके बजाय हम इमेजरी यानी बेहतरीन तस्वीरों और याद रखने के कुछ बहुत ही स्मार्ट तरीकों के जरिए हर एक स्लाइड को दिमाग में सेट करेंगे। मतलब पूरे लॉजिक के साथ। हाँ, पूरे लॉजिक के साथ। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि सही जवाब क्या है, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सवाल बनाते समय एग्जामिनर का दिमाग काम कैसे करता है, वो फंसाने के लिए कौन से शब्द चुनता है। अगर ऐसा है तो अम, चलिए बिल्कुल बुनियादी ढांचे से शुरुआत करते हैं। किसी भी शॉर्टकट या एडवांस ट्रिक पर जाने से पहले ना ये समझना बहुत जरूरी है कि ये टूल आखिर है क्या और इसका पूरा ढांचा कैसे काम करता है। सही पॉइंट है। अक्सर लोग इसे सिर्फ एक आम कंप्यूटर प्रोग्राम मान लेते हैं, जैसे कोई टाइपिंग का टूल हो। हाँ, लेकिन स्टडी टेक की जो पहली स्लाइड है वो इससे बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहती है। मतलब इसका मुख्य काम सिर्फ सूखी जानकारी या डेटा को दिखाना नहीं है। इसका काम है बोरिंग जानकारी को भी अट्रैक्टिव बनाना। बिल्कुल, किसी भी उबाऊ जानकारी को टेक्स्ट, रंग बिरंगी इमेजेस, वीडियो और एनिमेशन के साथ इतने आकर्षक तरीके से पेश करना कि देखने वाले का ध्यान पूरी तरह से स्क्रीन पर टिक जाए। सही कहा। और एग्जामिनर ना अपने सवालों की शुरुआत इसी बुनियादी ढांचे से करता है, मतलब इसकी हायरार्की से। अच्छा, तो ये हायरार्की काम कैसे करती है? इसमें एक तय क्रम होता है। सबसे ऊपर आता है प्रेजेंटेशन, जो बहुत सारी स्लाइड्स का एक पूरा समूह या कलेक्शन होता है। ओके। फिर उसके अंदर स्लाइड आती है और एक स्लाइड के अंदर होता है प्लेस होल्डर। इसे समझने के लिए मैं एक बहुत ही साधारण सी तुलना करना चाहूंगी। जैसे एक पूरी किताब होती है ना, हाँ हाँ बिल्कुल। और उस किताब के अंदर बहुत सारे पन्ने होते हैं। जब हम एमएस वर्ड की दुनिया में काम करते हैं तो उस पन्ने को पेज कहते हैं। सही बात है। एक्सेल में काम करते समय उसे हम शीट कह देते हैं। लेकिन पावर पॉइंट की दुनिया में उसी पन्ने को स्लाइड कहा जाता है। तो असल में देखा जाए तो ये एक पेज ही है, बस इसका नाम बदल गया है। ये तुलना इसके ढांचे को समझने के लिए बहुत ही सटीक है। लेकिन जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो है इसका तीसरा स्तर। मतलब वो प्लेस होल्डर। हाँ, प्लेस होल्डर। ये एक ऐसा शब्द है जो एग्जामिनर्स को एकदम फेवरेट है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी नई स्लाइड को खोलकर देखे ना, तो उसमें एक बिंदुदार बॉक्स दिखाई देता है। वो डॉटेड बॉक्स जिसके अंदर हल्के अक्षरों में लिखा होता है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। बिल्कुल वही। और मुझे लगता है ज्यादातर स्टूडेंट्स परीक्षा में ऐसे टेक्स्ट बॉक्स या सिर्फ एक डिजाइन समझकर टिक कर देते होंगे। हाँ यार, मैं भी शायद यही करती। वो स्क्रीन पर बीच में एक खाली डिब्बा ही तो दिखता है। और ठीक यहीं पर बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तकनीकी रूप से ना, ये सिर्फ एक डिजाइन या खाली डिब्बा नहीं है। यही वो असल जगह है जहां प्रेजेंटेशन का सारा डेटा फीड होता है। अच्छा। हाँ, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो, कोई बड़ा सा चार्ट हो या कोई तस्वीर हो, ये बॉक्स उस आने वाले कंटेंट के लिए स्क्रीन पर एक जगह को होल्ड करके रखता है। उसे सुरक्षित रखता है। ओह, तो इसीलिए इसका तकनीकी नाम प्लेस होल्डर है। प्लेस को होल्ड करने वाला। परीक्षा में घुमाकर पूछता है कि स्लाइड में टेक्स्ट या ग्राफिक्स डालने के लिए इस्तेमाल होने वाले मुख्य बॉक्स को क्या कहते हैं। और ऑप्शन में टेक्स्ट बॉक्स पक्का सबसे ऊपर दिया होता होगा। 100%, जो कि सरासर एक गलत जवाब है। ये तो बहुत ही चालाकी भरा ट्रैप है। मतलब ये एक ऐसा सांचा है जिसमें हमारी जानकारी बिल्कुल सटीक तरीके से फिट होती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। चलिए, ये तो हुई इसके बुनियादी ढांचे की बात। अब मान लिया जाए कि एक बेहतरीन स्लाइड तैयार हो गई और प्लेस होल्डर में हमने सारा डेटा भी सही से डाल दिया। मेहनत का काम तो हो गया। हाँ, अब बारी आती है उस मेहनत को सुरक्षित करने की, मतलब फाइल को सेव करने की। और फाइल सेव करते समय भी ना एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल खेला जाता है फाइल की पूंछ के साथ। पूछ मतलब एक्सटेंशंस? हाँ, उसके एक्सटेंशंस को लेकर एग्जामिनर कभी भी पूरी फाइल का नाम तो नहीं पूछता। नहीं, वो तो सिर्फ उस फाइल के नाम के अंत में लगे एक्सटेंशन को लेकर सवाल बनाता है और वहीं स्टूडेंट्स को उलझा देता है। बिल्कुल। मुझे तो ये एक्सटेंशन बिल्कुल सॉफ्टवेयर की पीढ़ियों की तरह लगते हैं। जैसे किसी चीज के नाम से ही पता चल जाता है कि वो किस जनरेशन की है। हाँ, एकदम जनरेशन वाला ही हिसाब है इसका। स्टडी टेक के इस स्लाइड में इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए 3 अलग-अलग फोल्डर्स दिखाए गए हैं। पहला है पुरानी पीढ़ी वाला फोल्डर जिसका एक्सटेंशन .ppt है। जो कि 2003 तक के पुराने वर्जन्स में चला करता था।
सही कहा। फिर एक नया जमाना आया 2007 से लेकर अब तक का, जहां ये बदलकर .pptx हो गया। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, ये जो x है ये आखिर किस चीज के लिए लगाया गया है? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि क्या ये एक्स्ट्रा या एक्सट्रीम फीचर्स को दर्शाता है? हाँ, ये एक बहुत ही लॉजिकल अंदाजा है, लेकिन असल में ये एक्स्ट्रा के लिए नहीं है। यहाँ x का मतलब है XML। अच्छा, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। बिल्कुल। और ये सिर्फ नाम का एक छोटा सा बदलाव नहीं था। ये कंप्यूटर साइंस में ना एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग थी। वो कैसे? XML फॉर्मेट की वजह से फाइलें अंदर से अपने आप जिप या कंप्रेस हो जाती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि फाइल का साइज बहुत छोटा हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत जरूरी फीचर है। हाँ, और उसमें वायरस लगने या उसके करप्ट होने का खतरा भी काफी कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, उसे ईमेल पर भेजना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए 2007 के बाद से सॉफ्टवेयर की दुनिया में ये X हमेशा के लिए जुड़ गया। अच्छा, तो ये इसके पीछे का असली विज्ञान है। साइज छोटा और सिक्योरिटी ज्यादा। बिल्कुल। लेकिन इस स्लाइड में एक तीसरा एक्सटेंशन भी है जो देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है। .pps या .ppsx वाला। ये क्या बला है? यही तो असली खेल है। अगर मैं इसके नाम पर अंदाजा लगाऊं, तो क्या ये पावर पॉइंट सिक्योर है? मतलब कोई ऐसी फाइल जिस पर पासवर्ड लगा हो? बिल्कुल नहीं। और यही आपका सबसे बड़ा एग्जाम ट्रैप है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना होगा। अच्छा। ज्यादातर लोग सिर्फ पीपीटी या पीपीटीएक्स रटकर परीक्षा के हॉल में बैठ जाते हैं। लेकिन जब सवाल आता है कि फाइल को सीधे स्लाइड शो के रूप में खोलने के लिए कौन सा एक्सटेंशन इस्तेमाल होता है, तो अच्छे अच्छे चकरा जाते हैं। तो यहाँ PPSX में जो S लगा हुआ है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है शो। शो? मतलब वही फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन वाला शो? एकदम सही। जब कोई इंसान किसी साधारण पीपीटीएक्स फाइल पर डबल क्लिक करता है, तो वो फाइल पावर पॉइंट की एडिटिंग स्क्रीन में खुलती है। हाँ, वो जहाँ ऊपर सारे टूल्स, मेन्यू और रिबन वगैरह दिखाई देते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर उसी फाइल को पीपीएसएक्स के रूप में सेव किया गया है ना, तो उस पर क्लिक करते ही कोई एडिटिंग टूल नहीं दिखेगा। अरे! तो क्या दिखेगा? कोई मेनू नहीं आएगा। फाइल सीधे बिना किसी रुकावट के फुल स्क्रीन पर एक चालू प्रेजेंटेशन के रूप में खुल जाएगी। ओह! मतलब अगर किसी एम्प्लॉय को अपने बॉस या किसी क्लाइंट को कोई प्रेजेंटेशन भेजनी हो हम्म और वो नहीं चाहता कि सामने वाले को वो सारे एडिटिंग वाले टूल्स दिखें या गलती से भी कोई डिजाइन बदल जाए, तो वो सीधे .ppsx फाइल भेजेगा। बिल्कुल, ताकि वो एकदम प्रोफेशनल शो की तरह खुले। और एग्जामिनर इसी प्रैक्टिकल यूज का फायदा उठाकर सवाल घुमा देता है। ये तो बहुत ही स्मार्ट हैक है यार। चलिए, तो फाइल सेव हो गई और इन एक्सटेंशंस का राज भी खुल गया। हाँ, अब जब लोग असल में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है स्पीड की। और कंप्यूटर पर स्पीड कैसे आती है? शॉर्टकट के इस्तेमाल से। शॉर्टकट्स के बिना तो काम चलता ही नहीं आजकल। बिल्कुल। और यहीं पर ना कीबोर्ड के M और N बटन का सबसे बड़ा और सबसे आम कंफ्यूजन सामने आता है। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें बड़े बड़े महारती फंस जाते हैं। शब्द से ही कंफ्यूजन का बहुत बड़ा कारण रहे हैं। जब तेजी से काम हो रहा होता है, तो कीबोर्ड पर उंगलियां लगभग बिना देखे ही चलती हैं। हाँ, वो मसल मेमोरी टाइप। हाँ, और एग्जामिनर लोगों की इसी जल्दबाजी की आदत का पूरा फायदा उठाता है। इस ट्रैप के नतीजों को तो मैंने बहुत करीब से देखा है। कीबोर्ड पर 2 शॉर्टकट्स हैं जो सुनने में एकदम एक जैसे लगते हैं, Ctrl+N और Ctrl+M। बहुत कंफ्यूजिंग है ये। मान लीजिए कोई इंसान अपनी प्रेजेंटेशन के बीच में बहुत गहराई से काम कर रहा है और उसे अचानक एक नई स्लाइड जोड़नी है। वो जल्दबाजी में कीबोर्ड पर Ctrl+N दबा देता है। और होता है जादू। भयानक जादू। अचानक उसकी पुरानी बनी बनाई फाइल स्क्रीन से गायब हो जाती है और एक बिल्कुल नया सफेद खाली प्रेजेंटेशन खुल जाता है। उस एक पल के लिए तो इंसान की धड़कन ही रुक जाती है कि भाई, मेरी घंटों की मेहनत डिलीट हो गई। हाँ यार, ये डर बहुत स्वाभाविक है और एग्जामिनर इसी डर और इस मनोवैज्ञानिक खेल को बहुत अच्छे से समझता है। अगर कीबोर्ड पर ध्यान दिया जाए तो M और N दोनों बटन बिल्कुल अगल-बगल होते हैं। Ctrl+N का मतलब है न्यू फाइल, यानी एक पूरा का पूरा नया प्रेजेंटेशन खोल देना। सही। लेकिन अगर उसी मौजूदा प्रेजेंटेशन के अंदर सिर्फ एक नई स्लाइड जोड़नी है, तो हमेशा Ctrl+M का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन यहाँ मैं 1 मिनट रुकना चाहूंगी। अगर नई स्लाइड मतलब न्यू स्लाइड जोड़नी है,
तो उसके लिए एस का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। तर्क के हिसाब से तो शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एस होना चाहिए ना? हम्म, ये एम अक्षर बीच में कहाँ से टपक पड़ा? ये एक बहुत ही शानदार और तकनीकी सवाल है। दरअसल जब कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की दुनिया की शुरुआत हो रही थी ना, और शॉर्टकट्स तय किए जा रहे थे, अच्छा। तब कंट्रोल प्लस एस को फाइल को सेव करने के यूनिवर्सल कमांड के रूप में रिजर्व कर दिया गया था। अरे हाँ, कंट्रोल प्लस एस तो सेव करने के लिए होता है। बिल्कुल। अब अगर एस इस्तेमाल नहीं हो सकता था, तो क्या किया जाए? तो प्रोग्रामिंग की तकनीकी भाषा में जब कोई नई स्लाइड जोड़ी जाती है, तो सिस्टम के अंदर एक नया मार्कअप या ढांचा जुड़ता है। मार्कअप। हाँ, इसलिए ऐतिहासिक रूप से इस मार्कअप शब्द से एम को चुना गया। क्या बात है। ये ऐतिहासिक जानकारी तो चीजों को रटने के बजाय पूरी तरह से साफ कर देती है ना? हाँ। और इसे हमेशा के लिए याद रखने के लिए स्टडी टेक की स्लाइड में जो याद रखने का देसी जुगाड़ दिया गया है, वो कमाल का है। वो मेक वाला। हाँ, एन से न्यू फाइल बनती है, पर एम से नई स्लाइड मेक होती है। मेक यानी बनाना। एम फॉर मेक अ न्यू स्लाइड। बहुत ही ब्रिलियंट हैक है ये। ये दिमागी हैक परीक्षा के उस तनाव भरे माहौल में एन और एम के इस सालों पुराने कंफ्यूजन को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देता है। बिल्कुल। तो चलिए, फाइल बन गई, शॉर्टकट से नई स्लाइड्स जोड़ ली गई और उन्हें मेक भी कर लिया गया। अब वक्त आ गया है उस फाइल को दुनिया के सामने स्क्रीन पर चलाने का। मतलब अब शो टाइम है। हाँ, शो टाइम। अब आते हैं शो को चलाने वाले रिमोट कंट्रोल पर। जैसे टीवी चलाने के लिए रिमोट पर प्ले और पॉज बटन होता है ना, हाँ। वैसे ही कीबोर्ड पर भी स्लाइड शो को कंट्रोल करने के कुछ बेहद जरूरी बटन होते हैं। और यहाँ फिर से एक ऐसा जोड़ा है जो अक्सर परीक्षा में कंफ्यूज करता है। F5 और शिफ्ट प्लस F5। ये दोनों बटन स्लाइड शो को शुरू करने के लिए ही बने हैं, लेकिन इनके काम करने का जो तरीका है ना, वो बिल्कुल अलग है और एग्जामिनर इसी तरीके पर सवाल बनाता है। इसके लिए ना स्लाइड में दी गई ट्रिक बहुत ही लॉजिकल है। F5 का सीधा सा मतलब है एकदम फर्स्ट स्लाइड से शो चालू करना है। F से F5 और F से फर्स्ट। बिल्कुल आसान। अगर कोई व्यक्ति प्रेजेंटेशन के 15वीं या 20वीं स्लाइड पर भी काम कर रहा है और उसने गलती से या जानबूझकर F5 दबा दिया, तो पूरी कहानी बिल्कुल शुरुआत से यानी स्लाइड नंबर 1 से चालू हो जाएगी। हाँ, और दूसरी तरफ है शिफ्ट प्लस F5। अब इसका काम क्या है? इसकी ट्रिक कहती है कि शिफ्ट दबाओ, मतलब जहां खड़े हो बस यहीं से शिफ्ट हो जाओ। अरे वाह! मतलब वर्तमान स्लाइड या करंट स्लाइड से शो चालू करना। अगर कोई 15वीं स्लाइड पर है और वो शिफ्ट प्लस F5 दबाता है, तो शो सीधे उसी 15वीं स्लाइड से ही फुल स्क्रीन हो जाएगा। अब इसके पीछे का व्यावहारिक कारण समझा जाए कि आखिर ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। हाँ, प्रैक्टिकल यूज क्या है इसका? मान लिया जाए कि एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस चल रही है। एक प्रेजेंटेशन में 50 स्लाइड्स हैं और स्पीकर स्लाइड नंबर 30 पर कुछ आंकड़े समझा रहा है। बहुत सीरियस माहौल है। बिल्कुल। अचानक किसी सवाल का जवाब देने के लिए उसे अपना प्रेजेंटेशन बीच में रोककर इंटरनेट ब्राउजर पर कोई दूसरी रिपोर्ट दिखानी पड़ती है। जो कि बहुत आम बात है मीटिंग्स में। हाँ, अब रिपोर्ट दिखाने के बाद जब वो वापस अपनी उसी 30वीं स्लाइड को फुल स्क्रीन करना चाहता है, तो एक नौसिखिया इंसान सिर्फ F5 दबाने की गलती कर बैठता है। ओ नो। नतीजा क्या होगा? पूरे की पूरी प्रेजेंटेशन वापस स्लाइड नंबर 1 से चालू हो जाएगी। बाप रे। फिर उसे सबके सामने, पूरी ऑडियंस के सामने बार-बार क्लिक करके वापस 30 तक आना पड़ेगा। ये तो बहुत ही अजीब और अनप्रोफेशनल स्थिति हो जाएगी। एकदम। वहां पर एक अनुभवी और प्रोफेशनल प्रेजेंटर ना शिफ्ट प्लस F5 का समझदारी से उपयोग करेगा, ताकि बिना किसी रुकावट के सीधे 30वीं स्लाइड से चर्चा वहीं से आगे बढ़ सके जहां वो रुकी थी। बिल्कुल। और परीक्षा में एग्जामिनर इसी प्रोफेशनलिज्म की जांच करता है। सवाल सीधे नहीं आते कि F5 क्या करता है, बल्कि अक्सर इसी तरह की सिचुएशन पर आधारित होते हैं। यार, ये तो वो ज्ञान है जो किसी को सिर्फ एग्जाम में 1 नंबर नहीं दिलाएगा, बल्कि किसी ऑफिस की अहम मीटिंग में भी बेइज्जती से बचाएगा। 100%। इस रिमोट कंट्रोल वाले हिस्से में 2 और दिलचस्प बटन है। पहला है कंट्रोल प्लस डी। डी से सीधा मतलब है डुप्लीकेट। हाँ, डुप्लीकेट। अगर एक जैसी डिजाइन या लेआउट वाली 2 स्लाइड चाहिए, तो बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस पुरानी स्लाइड को चुनो और कीबोर्ड पर डी दबाकर जुड़वा स्लाइड पा लो। एकदम देसी जुगाड़। और दूसरा बटन है ESC यानी एस्केप। ये किसी भी प्रेजेंटेशन को तुरंत रोकने का लाल रंग का इमरजेंसी बटन है। चेन पुलिंग की तरह।
हाँ, जैसे ही इसे दबाया जाता है, फुल स्क्रीन पर चल रहा शो तुरंत वहीं बंद हो जाता है और स्क्रीन वापस एडिटिंग मोड में आ जाती है। सही कहा। और जब शो बीच में रोका जाता है या खत्म होता है तो स्क्रीन पर वापस बहुत सारी छोटी छोटी स्लाइड्स नजर आने लगती हैं। अब जरा सोचिए, जब किसी प्रेजेंटेशन में 50 या 100 जुड़वा स्लाइड्स बन गई हों तो उन्हें मैनेज भी तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, उन्हें आगे पीछे सेट करना होगा। हाँ, और यहीं से हम व्यूज की दुनिया में कदम रखते हैं, जो कि एग्जामिनर का एक और सबसे पसंदीदा क्षेत्र है। व्यूज मतलब देखने का नजरिया। जैसे असल जिंदगी में किसी भी चीज को अलग-अलग एंगल से देखा जा सकता है ना, वैसे ही पावर पॉइंट में भी अपनी ही बनाई हुई फाइल को देखने के अलग-अलग चश्मे या एंगल होते हैं। सही बात है। एक होता है नॉर्मल व्यू, जो सॉफ्टवेयर खोलते हैं डिफॉल्ट रूप से सबसे पहले सामने आता है। इसमें बीच में एक बड़ा सा एरिया होता है जहां हम टाइपिंग करते हैं, और साइड में थंबनेल के रूप में छोटी छोटी स्लाइड्स की एक लिस्ट होती है। दूसरा स्लाइड शो व्यू है, जिस पर अभी हमने चर्चा की कि कैसे ये पूरी स्क्रीन घेर लेता है। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण व्यू कौन सा है? जिस व्यू पर एग्जामिनर सबसे ज्यादा फोकस करता है और घुमाकर सवाल बनाता है, वो है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू। हाँ, ये परीक्षा के लिहाज से ना एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है। और मजेदार बात यह है कि इसका नाम ही इसका पूरा काम बता देता है। सॉर्ट शब्द का हिंदी में मतलब ही होता है छांटना या चीजों को क्रम में लगाना। बिल्कुल। इस व्यू में जाने पर होता यह है कि पूरी प्रेजेंटेशन की सारी स्लाइड्स छोटे छोटे थंबनेल्स के रूप में एक ही स्क्रीन पर एक साथ बिछ जाती हैं। एकदम ग्रिड की तरह। हाँ, इसे ना ताश के पत्तों के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। वो कैसे? नॉर्मल व्यू ऐसा है जैसे किसी के हाथ में ताश का सिर्फ एक पत्ता है और उसका पूरा ध्यान उसी एक पत्ते पर केंद्रित है। सही है। लेकिन स्लाइड सॉर्टर व्यू में कोई खिलाड़ी ताश के सारे पत्ते एक साथ मेज पर फैला देता है ताकि उसे पूरी बाजी और सारे पत्तों का क्रम एक ही नजर में समझ आ सके। अरे वाह, ये ताश के पत्तों वाला उदाहरण तो बहुत ही शानदार और सटीक है। और इसी लॉजिक पर परीक्षा के सवाल डिजाइन होते हैं। अच्छा, सवाल कैसे आते हैं इसके? सवाल कभी भी सीधा नहीं पूछा जाता कि स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या काम करता है। सवाल हमेशा एक सिनेरियो बनाकर पूछा जाता है। जैसे कि अगर एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन में 50 स्लाइड्स हैं और उन्हें आसानी से रीअरेंज करना है, मतलब 10वीं स्लाइड को उठाकर 20वें नंबर पर रखना है या कुछ स्लाइड्स को एक साथ डिलीट करना है, तो सबसे बेहतरीन व्यू कौन सा होगा? जाहिर सी बात है, नॉर्मल व्यू में साइड की छोटी सी पट्टी में 50 स्लाइड्स को ऊपर नीचे खींचना बहुत ही मुश्किल और थकाऊ काम होगा। फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा वो तो। बिल्कुल। लेकिन जब मेज पर सारे पत्ते फैले हों, यानी स्क्रीन पर स्लाइड सॉर्टर व्यू हो, तो किसी भी स्लाइड को माउस से खींचकर ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं भी रखना बेहद आसान हो जाता है। एकदम सही। अब मान लिया जाए कि सारी स्लाइड्स छांट ली गई हैं, उन्हें सही क्रम में लगा भी दिया गया है। अब बारी आती है इस प्रेजेंटेशन में थोड़ी जान डालने की, इसे दर्शकों के लिए अट्रैक्टिव बनाने की। ओहो, मैजिक इफेक्ट्स। हाँ, और यहीं पर एक ऐसा जाल बिछा होता है जिसमें अक्सर 90% छात्र उलझ जाते हैं। एनिमेशन बनाम ट्रांजिशन। यार, ये सच में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। दिखने में तो दोनों का काम बिल्कुल एक जैसा लगता है। हाँ, दोनों में मूवमेंट होती है। बिल्कुल, दोनों से ही स्क्रीन पर कुछ हिलता हुआ या कोई जादुई इफेक्ट आता हुआ नजर आता है। बहुत से लोग तो इन दोनों शब्दों को एक ही चीज का अलग-अलग नाम समझ लेते हैं और यहीं मात खा जाते हैं। तकनीकी रूप से ये दोनों पूरी तरह से अलग हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर इनके मेन्यू भी अलग होते हैं और इनके काम करने का दायरा भी। और इसी अलग होने की बारीकी पर हर बार परीक्षा में सवाल घुमाकर पूछा जाता है। तो इस सबसे बड़े कंफ्यूजन को आज हमेशा के लिए साफ कर लेते हैं। स्टडी टेक की स्लाइड में दोनों के बीच का अंतर बहुत ही स्पष्ट किया गया है। बिल्कुल, बताइए। पहला शब्द है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का सीधा मतलब होता है बदलाव। जब एक स्लाइड स्क्रीन से हटती है और उसकी जगह अगली स्लाइड आती है, तो उस बीच में जो इफेक्ट आता है, जैसे कोई पन्ना पलट रहा हो। हाँ, या पुरानी स्लाइड धुंधली होकर नई स्लाइड उभर रही हो, उसे ट्रांजिशन कहते हैं। इसका सबसे बड़ा नियम यह है कि ये इफेक्ट पूरी की पूरी स्लाइड पर एक साथ लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरी स्लाइड। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है एनिमेशन। एनिमेशन कभी भी पूरी स्लाइड पर एक साथ नहीं लगता, बल्कि ये स्लाइड के अंदर मौजूद चीजों पर लगता है। मतलब टेक्स्ट या इमेजेस पर। हाँ,
जैसे कोई लिखा हुआ टेक्स्ट उड़कर आ रहा है या कोई तस्वीर गोल घूमते हुए स्क्रीन पर प्रकट हो रही हो। इसे थिएटर या किसी लाइव नाटक के बहुत ही सटीक उदाहरण से समझा जा सकता है। अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए कोई नाटक शुरू हो रहा है, स्टेज का जो बड़ा सा मुख्य पर्दा खुलता है या जब एक दृश्य खत्म होने पर वो भारी पर्दा वापस गिरता है। मेरा मतलब है जब वो पर्दा गिरता है तो वो पूरी स्टेज का इफेक्ट है, उसे ट्रांजिशन कहा जा सकता है। पर्दा मतलब ट्रांजिशन। एकदम। लेकिन एक बार जब पर्दा खुल गया, स्टेज दिखने लगी और उसके बाद कोई एक्टर भागता हुआ अंदर आता है या कोई प्रॉप ऊपर से नीचे गिरता है, तो वो स्टेज के अंदर की चीजों का मूवमेंट है। सही बात है। और उस मूवमेंट को एनिमेशन कहा जाएगा। यार, इस थिएटर वाले उदाहरण ने तो पूरी बात को शीशे की तरह साफ कर दिया है ना? हाँ, भारी पर्दा यानी ट्रांजिशन और अंदर का एक्टर यानी एनिमेशन। अब ये देखना दिलचस्प है कि एग्जामिनर इस जानकारी पे जाल कैसे बनाता है। वो कैसे फंसाता है इसमें? सवाल कुछ इस तरह आता है कि प्रेजेंटेशन में जब कोई टेक्स्ट या टाइटल स्क्रीन पर उड़कर आता है तो उस विशेष इफेक्ट को क्या कहा जाता है। छात्र अक्सर परीक्षा की जल्दबाजी में सिर्फ इफेक्ट शब्द पढ़ते हैं और सबसे पहला ऑप्शन ट्रांजिशन पर टिक कर देते हैं। लेकिन सवाल में मुख्य कीवर्ड तो टेक्स्ट है, और टेक्स्ट तो स्लाइड के अंदर की चीज है, यानी हमारा एक्टर है, पर्दा तो नहीं है। बिल्कुल, इसलिए इसका सही जवाब एनिमेशन होगा। यार, ये तो बहुत ही लॉजिकल तरीका है इसे याद रखने का। हाँ, अगर इस लॉजिक से, इस नजरिए से सोचा जाए ना, तो एग्जामिनर का कोई भी ट्रैप कभी परेशान नहीं कर सकता। और इसी के साथ हम स्टडी टेक के आखिरी स्लाइड पर पहुंच गए हैं। वो जो ट्रॉफी वाली स्लाइड है, हाँ, जिस पर एक सुनहरी ट्रॉफी बनी है और बड़े अक्षरों में लिखा है तैयारी पूरी, मतलब प्रिपरेशन कंप्लीट। अरे वाह, इसका मतलब है कि MS पावरपॉइंट 100% एग्जाम फैक्ट्स का जो मिशन था वो आज पूरी सफलता के साथ पूरा हुआ। बिल्कुल पूरा हुआ। प्लेस होल्डर के खाली डिब्बे से लेकर M और N के ऐतिहासिक कंफ्यूजन तक और .ppsx के सीक्रेट शो से लेकर ट्रांजिशन एनिमेशन के पर्दे और एक्टर तक सब कुछ बहुत ही तार्किक रूप से समझ आ गया है आज। ये सच है, लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले ना एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण बात पर विचार करना जरूरी है। वो क्या? ये सारी बातें जो आज सीखी गई, शॉर्टकट्स, व्यूज या एक्सटेंशंस, क्या ये सिर्फ एक परीक्षा पास करने या एक दो नंबर लाने का कोई साधन मात्र है? मुझे तो नहीं लगता। नहीं है। असल में जब कोई इंसान इन टूल्स को गहराई से समझता है ना, तो वो अनजाने में ये सीख रहा होता है कि इस आधुनिक दुनिया में सूचना को, अपने विचारों को कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। बहुत गहरी बात है ये। सॉफ्टवेयर की ये डिजाइन, ये शॉर्टकट्स इंसान के सोचने और अपनी बात दूसरों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाने के तरीके को आकार देते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी बड़े बोर्डरूम में बिना अटके, बिना माउस छुए अपना प्रेजेंटेशन देता है, तो वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं चला रहा होता। तो वो क्या कर रहा होता है? वो अपनी बात मनवाने की कला का प्रदर्शन कर रहा होता है। वो एक मास्टर कम्युनिकेटर बन जाता है। क्या बात है! ये बहुत ही शानदार विचार है। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये अपनी आवाज को, अपने आइडियाज को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने का एक बेहद शक्तिशाली माध्यम है। बिल्कुल। आज की गहराई से की गई इस चर्चा ने यकीनन इस टूल को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। मेरे तो दिमाग की बत्ती जल गई है सच में। हाँ, मुझे भी बहुत मजा आया इस चर्चा में। तो दोस्तों, इस बेहतरीन और ज्ञानवर्धक बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए स्टडी टेक को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें।